नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में टिकट बंटवारे के साथ बागियों के तेवर भी गर्माते जा रहे हैं। उजियारपुर में आज आरजेडी के मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर नीतीश कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने खुलेआम पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। तो बिहार में इस वक्त मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है और बड़ी पार्टियां भले ही घोषणा पत्र जारी करने में देर कर रही हों, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कई लोक लुभावन वादे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच भी आज पूरी कर ली गई और बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी है। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनावी बिसात पर अब मोहरे तेजी से घूम रहे हैं। हम तमाम खबरों की तह तक आपको ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महागठबंधन को लगातार झटका, आरजेडी विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने छोड़ी पार्टी। नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामधनी सिंह का जेडीयू पर उपेक्षा का आरोप। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वोट मांगेंगे 40 बड़े नेता। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची भी तय। पप्पू यादव ने जारी किया जन अधिकार मोर्चा का घोषणा पत्र। मुफ्त उच्च शिक्षा और सस्ते भोजन सहित कई वायदे। पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 26 तारीख तक नाम वापसी, 12 अक्टूबर को मतदान। समस्तीपुर की उजियारपुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने आज पार्टी बदल ली। उन्होंने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर लड़ते हुए जेडीयू के राम लखन महतो को हराया था। श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी के साथ बड़ी संख्या में और इनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आज सब लोगों को मैंने कहा कि सबको बुलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बाद में सब लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो समस्तीपुर जिला इकाई के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उसमें से भी कई मित्र श्री दुर्गा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और टिकट कटने के बाद जेडीयू छोड़ने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह अब समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या वजह थी उनको टिकट नहीं दिया गया और अब उनकी क्या रणनीति है? हमारे संवाददाता रविंद्र श्योराण ने पटना में उनसे खास बातचीत की। ऐसा क्या हो गया कि पार्टी छोड़ना पड़ी आपको? देखिए, जब हमसे बात होती थी और लोगों से बात होती वो कहा करते थे कि करागढ़ विधानसभा जहाँ से रामधनी बाबू आते हैं उनको बदलने का सवाल नहीं है। अगर किसी की बहुत इच्छा है कि मैं वहीं से लड़ूंगा तो रामधनी बाबू को बुला लाएगा और जिसको कहेंगे हम उसी को टिकट दे देंगे। लेकिन हमसे राय नहीं ली गई। उसके पहले अखबार में मेरा ही नाम आया करागढ़ से। अचानक 19 तारीख की रात को सिंबले दूसरे को दे दिया गया। पीड़ा इस बात की थी। हमने कहा कि ठीक है भाई, चला लीजिए आप लोग, मेरा रहना ठीक नहीं है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार जो है वो अपने सीनियर लीडर्स जो है आप लोगों के साथ सुनवाई करके या सब लोगों से मेल जोल करके जो है काम नहीं कर रहे, अपने मनमानी कर रहे हैं क्या? हमारे मामले में तो अपने मन से किए और उनके मामले में हो सकता है पूछ कर किए होंगे। तो अब आपको क्या लगता है साहब कि आप इतने बड़े नेता हैं, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? और मैं नहीं कह सकता कि क्या असर पड़ेगा। मेरा यह कहना कि मेरे नहीं रहने से क्षेत्र के कई इलाके में बुरा असर पड़ेगा, ये मेरा अहंकार होगा। आने वाला समय बताएगा कि हमारी क्या दशा होती है और लोगों की क्या दशा। तो अब क्या की आपका अगली रणनीति क्या होगी? आप जेडीयू तो छोड़ दिए हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा सपा से लड़ेंगे। तो इसके जो आपको लगता है कि कहीं आपके छोड़ने से बीजेपी को लाभ होगा या जो एनडीए है उसको फायदा पहुंचेगा? अब जिसको भी फायदा हो जाए, सब लोग तो अपने अपने फायदे के लिए लड़ता है। मैं लड़ रहा हूँ अपने फायदे के लिए, सपा लड़ रही है अपने फायदे के लिए, जदयू लड़ रहा है
महागठबंधन अपने फायदे के लिए, एनडीए लड़ रहा अपने फायदा जिसको हो जाए। तो चुनाव आप ही लड़ेंगे साहब कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा? ना मैं लड़ूंगा, या चुनाव मैं लड़ूंगा। तो चुनाव आप ही लड़ेंगे। तो अब जो इतने लंबे समय से आप मंत्री भी रहे, तो किस तरीके से देखते हैं पूरे नीतीश कुमार का जो शासन रहा उसको? मैंने देखिए, मेरा सीट अचानक काट दिया गया हो, इसके कारण मैं नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार का पूरा शासन काल ही खराब रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ तो मैं भी 15-16 महीने तक मंत्री रहा। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपने कार्यकाल को स्वास्थ्य विभाग को बड़ी बखूबी चलाया और लोगों की अपेक्षा ज्यादा उस काम कराया। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। रामधनी सिंह जी का कहना है कि नीतीश कुमार का शासन जो है वो ठीक रहा, उसको खराब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि निजी तौर पर उनके जो साथ किया गया है, उनकी जो टिकट काट दी गई है, वो पार्टी के लिए या उनके लिए जो है ठीक नहीं है, इसलिए शायद इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। पटना से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और बिहार की सियासी सेहत पर तफसील से बातचीत करने के लिए हम चलते हैं सीधा पटना, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेंदु जी, बीते अगर 10-15 दिनों की बात की जाए तो जिस तेजी से पाला बदलने का दौर जो चल रहा है, बीजेपी से छोड़कर दूसरी पार्टी में, जेडीयू से छोड़कर दूसरी पार्टी में, एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि आखिर किसकी पार्टी छोड़ने से किसको फायदा हो रहा है। जरा समझाइए हमको कि ग्राउंड लेवल पे आपको क्या नजर आ रहा है। ये जो रूठने मनाने का सिलसिला चला, पार्टी छोड़ने का, दल बदलने का जो सिलसिला चला, उससे कौन कितने फायदे में है, किसको नुकसान हो रहा है, जरा समझाइए इसे। दीपक जी, देखिए, चुनाव में ये आम बात है कि जब टिकट बंटवारा होता है और टिकट नहीं मिलता है तो लोग इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाते हैं। पिछले चुनाव में भी ये होता रहा है, इस बार के बिहार के चुनाव में भी ये हो रहा है। दिलचस्प ये है कि इस बार के चुनाव में जिस तर्ज पर हो रहा है तो उसमें साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि न तो कोई सिद्धांत रह गया दल बदलने के लिए, न कोई विचारधारा रह गई पार्टी छोड़ने के लिए, और न ही कोई अपना कोई वसूल रह गया किसी भी नेता का कि वो आखिर में क्यों यहाँ से जा रहा है। तो एक ही बात निकल कर सामने आ रही है कि टिकट नहीं मिला। अगर टिकट नहीं मिला तो फिर दल छोड़ देना है। ये जो स्थिति है, रामधनी सिंह की जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे, तो रामधनी सिंह एक ऐसे नेता है, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के समय में ही रामधनी सिंह बन पाए, यानी कि उनको मंत्री बनाया नीतीश कुमार ने। बीच में जो मांझी का दौर था, जब नीतीश छोड़ चुके थे मुख्यमंत्री पद, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर आए तो फिर उन्होंने रामधनी सिंह को लाया था। लेकिन अब है कि जो पूरा मुकाबला है इस चुनाव में, वो एनडीए बनाम महागठबंधन, तो ऐसे में एक एक सीट का बड़ा महत्व बढ़ गया है और हर दल जो है फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। उसमें ये हो रहा है कि हर दल में विक्षुब्धों की कतार हो गई है, हर दल में दल छोड़ने वालों की भरमार हो गई है। अब रामधनी सिंह मैं रोकूंगा यहाँ पर आपको। देखिए जरा सा, मैं जिस कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ वो कंफ्यूजन कुछ ये कंफ्यूजन दरअसल ये है कि रामधनी सिंह जी राजपूत जाति से आते हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, लेकिन वो महागठबंधन से थे तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन वो गए समाजवादी पार्टी में, जाहिर तौर पर वो अपने साथ कुछ अगड़े वोट, कुछ राजपूत वोट भी ले जाएंगे, तो ऐसे में तो नुकसान एनडीए का भी हो सकता है। तो ये क्या ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन से जो छोड़कर जा रहे हैं, हाँ, ये आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिस कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से धरातल पर है? जी दीपक, हाँ दीपक जी, देखिए, इसमें वही बात है कि जो मुख्य लड़ाई थी जो एनडीए और महागठबंधन के बीच, वो लड़ाई मेरी समझ से कि आज भी वो कायम है। बाकी बीच में जो वाम मोर्चा आए या फिर सपा के नेतृत्व में जो मोर्चा आया है या फिर कोई और सेकुलर फ्रंट आ गया, तो ये, या फिर ओवैसी आ गए चुनाव मैदान में, शिवसेना आ गई चुनाव मैदान में, तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि किसी एक गठबंधन का नुकसान करेंगे। यानी कि हम ये कहें कि जैसे ओवैसी या फिर पप्पू यादव सरीखे लोग या फिर मुलायम सिंह यादव सरीखे लोग ये महागठबंधन का नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये जो
दीगर पार्टियां हैं तीसरे चौथे मोर्चे के तौर पर जो आ रही हैं, इसमें दोनों घटकों के दोनों खेमे के लोग जा रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला। यानी कि जो आरजेडी जेडीयू से भी क्षुब्ध थे, अगर टिकट नहीं मिला तो वो भी चले आए हैं, जो बीजेपी से भी क्षुब्ध थे वो भी चले आए हैं। जब जैसे देखिए कैलाशपति मिश्रा जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं बिहार के, उनकी पुत्र वधू ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से हमेशा जीतती रही हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला। दिलमणि देवी उनकी पुत्र वधू हैं, ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया, तो वो भी अब सपा में चली आई। रामधनी सिंह भी सपा में चले आए। तो सपा जैसे कि विभिन्न दलों को छोड़कर आने वालों लोग का एक मजलिस बनता जा रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि इससे नुकसान दोनों को होगा, क्योंकि देखिए महागठबंधन ने जो सीटें अनाउंस की है, दोनों को नुकसान, यानी कि स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कि किसकी पार्टी छोड़ने से किस गठबंधन को नुकसान हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि दोनों गठबंधनों से लोग छोड़कर कोई तीसरा मोर्चा पकड़ रहा है तो कोई चौथी धुरी पकड़ रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है ये साफ अभी नहीं हो पा रहा है और आने वाले वक्त में शायद तस्वीर साफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु जी हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। धुरंधरों की जंग में अब प्रचार की दौड़ तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों का सहारा लेगी, जाहिर सी बात है। और बीजेपी ने जहां चुनाव आयोग को सूची सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रचारकों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। चुनावी चौसर सज चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब बारी है प्रचार की। हर दल अपने अपने स्टार चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने 40 प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत बीजेपी के कुल 40 चेहरे शुमार हैं। सूची में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी है, जिनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ती नजदीकियां हाल ही में चर्चा में रहीं। हमारा जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो हमने चुनाव आयोग को दे दिया है। उसकी कॉपी मैं आपके बीच अभी तुरंत दिलवा रहा हूं। स्टार प्रचारकों की सूची देनी होती है तो अभी हम लोगों ने पहले और दूसरे चरण के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची दी है, उस कुछ नामों में परिवर्तन चरण के अनुसार होते रहता है। जिस नेता की आवश्यकता जिस क्षेत्र में अधिक होती है उसके अनुसार कुछ नामों के परिवर्तन होते हैं। इधर कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार कैंपेनरों की सूची लगभग तय कर ली है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सांसद गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान, जयराम रमेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिनेता और सांसद राज बब्बर, अभिनेत्री नगमा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अजय माकन, आरपीएन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। हर चुनाव में पार्टियां इसी तरह भारी भरकम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है, जो जनता से पार्टी की नीतियां और विचार साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव में समाजवादी सेक्युलर फ्रंट में शामिल सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। इसमें कई वायदे किए हैं, जिसमें गरीबों को मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ 5 रुपए में भरपेट भोजन के लिए जन आहार केंद्र बनाने जैसे वादे शामिल हैं। हाल ही में आरजेडी से अलग होकर जन अधिकार मोर्चा बनाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
उन्होंने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए उच्च मुफ्त शिक्षा, छात्राओं के स्कूलों में नामांकन के साथ बीमा की सुविधा, पूरे राज्य में 5 रुपए में भरपेट भोजन के लिए 300 जन आहार केंद्र, बीपीएल परिवारों को रंगीन टीवी, डीटीएच कनेक्शन, हर परिवार को एक गाय देने का वादा किया है। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने वादा किया कि सभी सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। इसके लिए अलग से कानून लाया जाएगा। वहीं पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण, 2 बेटियों के माँ बाप को 50,000 रुपए से सम्मानित करने जैसे वादे शामिल हैं। समान शिक्षा कानून लागू करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। मैट्रिक में सिर्फ 10 बच्चों की उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार उठाएगी। सालाना 1 लाख रुपए तक की आमदनी वाले माता पिता के बच्चों को ग्रेजुएशन करने पर मुफ्त लैपटॉप। इस मौके पर पप्पू यादव ने महागठबंधन की तीखी आलोचना की। उन्होंने सीट बंटवारे में जमकर पैसे के लेन देन के भी आरोप लगाए। ये जो टिकट का बंटवारा हुआ है, विधायी का बंटवारा है। आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को यहां से वहां भेजा गया है, आप देखिएगा लिस्ट उठा के, उससे पैसे लिए गए। इससे पहले पप्पू यादव ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा समाजवादी सेकुलर फ्रंट की 6 पार्टियों में से एक है और गठबंधन में आपसी सहमति के तहत 64 सीटें पार्टी के हिस्से में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया। इस दौर के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें कुल 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। बीते 1 हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जो आज हुई है, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इसमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे मुंगेर और दिखाएंगे आपको वहां हैं क्या बुनियादी समस्याएं और कैसे हैं वहां के सियासी समीकरण। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। मुंगेर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला है। पिछली बार तीनों सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बदले सियासी समीकरणों के चलते एनडीए के उम्मीदवारों ने महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोग भी अपने अपने मुद्दों के साथ नेताओं को घेरने में लगे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं मुंगेर के सियासी समीकरण और स्थानीय समस्याओं पर। बिहार के ऐतिहासिक जिले मुंगेर में सियासी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। तमाम दल वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, तो यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों पर नेताओं को घेरने की तैयारी में है। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें तारापुर, मुंगेर और जमालपुर शामिल हैं। 2010 के चुनाव में तीनों सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था। पुल की तकलीफ नहीं होने के कारण यातायात में बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई माल नहीं आ पाता है, जो भी माल आता है वो बहुत ज्यादा रेट में आता है। हम लोग को यहाँ से भागलपुर जाना पड़ता है, बीच में घोड़गढ़ की पुल आती है जो कि बहुत दिन से जर्जर पड़ा हुआ है। उस पर आप बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती, जो भी गाड़ी जाएगी आपको छोटी गाड़ी जाएगी। इस बार के बदले सियासी हालात में आरजेडी जेडीयू के लिए दबदबा बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। मुंगेर से आरजेडी के विजय कुमार विजय, तारापुर से जेडीयू के मौजूदा विधायक नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी और जमालपुर से जेडीयू के मौजूदा विधायक शैलेश कुमार उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मुंगेर सीट से प्रणव कुमार यादव को उतारा है।
तारापुर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी ताल ठोक रहे हैं, तो जमालपुर से एलजेपी के हिमांशु कुमार महागठबंधन के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। ये उद्योगपतियों की पार्टी है और ये जब आई है कही कि मैं महंगाई को कम काबू में लाऊंगा, महंगाई बढ़ गई। मुंगेर की जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसका समाधान करेंगे। और नीतीश जी भी जब पहली बार आए थे बिहार मुंगेर में तो कहे थे कि मुंगेर को हम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन यह वादा झूठा रहा। स्थानीय नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे मुंगेर में पर्यटन के लिहाज से कई आकर्षक केंद्र हैं, लेकिन सियासी उपेक्षा की वजह से इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है। गंगा पर बन रहे पुल की मंद गति भी लोगों के लिए चिंता का सबब है। पत्थरों के उत्खनन पर स्थायी रोक ने बेरोजगारी की समस्या को। शिक्षक है नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, जो युवक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो व्यवसायी हैं उनकी तरक्की का साधन नहीं। मुंगेर जिले की तीनों सीटों पर पहले दौर में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वादे पूरे करने के दावों के साथ महागठबंधन और एनडीए के नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रणव गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। प्रणव का रुख करते हैं। प्रणव, मुंगेर हो या दूसरे कोई भी हिस्से हो बिहार के, सब जगह कमोबेश तस्वीर एक सी नजर आती है। सियासतदान तमाम वादे तो करते हैं, लेकिन बुनियादी जो समस्याएं हैं वो बरकरार हैं। मसलन बिजली, पानी, सड़क, ये एक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कम से कम नीतीश कुमार के पिछले 10 साल के शासन में या इससे पहले की जो सरकारें रही हैं कम से कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। लेकिन क्या इस वक्त नेताओं का ध्यान बुनियादी समस्याओं पर है या फिर बात सिर्फ सियासत की हो रही है, महागठबंधनों की हो रही है? जी देखिए, जितने भी जिले हैं जहां तक का दौरा हमने किया वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, चाहे वो नवादा हो, जमुई हो, मुंगेर हो या फिर शेखपुरा हो या फिर इतने जितने भी जिले हैं या फिर नालंदा हो, ऐसे सारे जिले हैं जहां पर समस्या ज्यों की त्यों है। शिक्षा से लेकर बेरोजगारी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जो बिहार चुनाव में देखने को मिली है वो ये है कि पूरा चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। प्रत्याशियों का चयन जातीय समीकरण पर होता है, बल्कि इस आधार पर नहीं होता कि किसने कितना काम किया है। पूरी जो बिहार में जो चुनाव है वो कुछ जातियों में के बीच में सिमट के रह गया है। चाहे उसमें हम ये कहा जाए कि मुख्य रूप से मुस्लिम, यादव और भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, इस तरह से जातियों के आधार पर यह पूरा चुनाव लड़ा जाता है और इसी वजह से इसको विडंबना कहा जाए कि आम लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको दूर करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बुनियादी समस्याएं हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों को खास तरजीह जरूर दी जा रही है, लेकिन सियासतदान एक दूसरे पर छींटाकशी में मशगूल हैं। जातिगत समीकरणों का ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक सियासत भी चल रही है, हमने कुछ हिस्सों में देखा। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। बहरहाल हम अब बात करेंगे पूर्णिया की, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग खेमे में हैं। लेकिन यहाँ चुनावी मुद्दे आज भी वही हैं जो 5 साल पहले थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी के चलते पलायन के लिए लोग अब भी मजबूर हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए आप आज के लोकतंत्र में जाते जाते। साहित्यकारों और माता पूरण देवी की आध्यात्मिक धरती है पूर्णिया जिला। कभी इस इलाके की पहचान रही जूट की खेती आज हाशिए पर है। धीरे धीरे इसका दायरा सिमटता जा रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन मौसम की मार और सरकार की बेरुखी से किसान बेहाल हैं। वहीं नदियों से होने वाला जमीन का कटाव यहाँ की बड़ी समस्या है। जमीन खेती उधर पूरा कट चुका है, मतलब यहाँ देखिए ना, मतलब अभी 10 मीटर से ऊपर ज्यादा कट गया है। हर साल ऐसे मतलब 2 कट्टा 3 कट्टा कटते जा रहा है। पूर्णिया में बनमनखी चीनी मिल पिछले 25 साल से बंद पड़ी है। चुनाव के मौसम में ये चर्चा में जरूर आ जाती है, लेकिन इसकी मशीनें चालू नहीं हो पाई हैं।
आशा लोग बाग ये सोचते हैं कि ये चीज़ चालू हो, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो। आशा उनकी बंदी है कि लेकिन ये चीज़ अभी जो कहते हैं ना, जैसा पहले था उससे बदतर ही होता जा रहा है। रोजगार की कमी और शिक्षा में पिछड़ा होने की वजह से लोगों का यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। कोई रोजगारे नहीं है, की करते मर्द बाहर में अपन कमबै छै, आनै छै, खाइ छियै। पूर्णिया में करीब 18,60,000 मतदाता हैं। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पूर्णिया सदर, बनमनखी, अमौर, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और बायसी शामिल हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 7 में से 3 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। पूर्णिया का विकास तो हुआ है, इसमें कोई दूर राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि का जो विकास में भूमिका होनी चाहिए था वो भूमिका नहीं हो पाया। विकास तो पूर्णिया का हुआ है। अंतिम में भी किरण केसरी ने कई करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा जो है सड़कों का शिलान्यास वगैरह किया है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत। पूर्णिया में इस बार सभी दलों के बीच कांटे का मुकाबला है, लिहाजा अपने वादों से लोगों को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।